नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और मेरे साथ खास मेहमान हैं। आप जानते होंगे, पहचानते होंगे चौरसिया जी को। रामेश्वर चौरसिया जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि आप तो बीजेपी के ईबीसी के बड़े फेस हुआ करते थे। बीच में चिराग के साथ चले गए थे चुनाव लड़ने उनकी पार्टी से। उसके बाद आप क्यों नहीं मिनिस्ट्री में दिखाई दे रहे हैं, फ्रंट फुट पर क्यों नहीं खेलते दिखाई दे? बीजेपी के तो बड़ा चेहरा ईबीसी के हैं। देखिए, इस ईबीसी के बड़े चेहरे होने की बात नहीं है। बात यह है कि ये हम लोग वैसे ईबीसी में आ गए। ये तब हुआ जब हमारी ही सरकार में नीतीश कुमार जी ने कुछ जो बहुत पिछड़े लोग थे उनको ओबीसी से ईबीसी में डाल दिया। पहले हम लोग के बारे में नहीं कहा जाता था और मैक्सिमम लोग, जो ये भी सच्चाई है, लोगों का प्रेशर था, दबाव था और सही भी बात था कि वो समाज के सबसे पिछड़े लोग हैं। तो उसको एनडीए सरकार में मुख्यमंत्री रहते हुए नीतीश कुमार जी ने ही ये काम किया। आप देख रहे हैं, प्रशांत किशोर पूरा आंकड़ा दिखा रहे हैं कि 36% ईबीसी है और उसको उसकी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी देंगे, मतलब टिकट देंगे उसको, उसके बीच से नेता निकालेंगे। और आप देखिए कहाँ एनडीए में ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। देखिए, ये भी तो नीतीश कुमार की सरकार में, एनडीए की सरकार में, जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रहा है, उसी की देन है। क्या सब लोग इसकी बात करने लगे? अगर जातीय सर्वेक्षण नहीं बिहार में हुआ होता तो किसी को पता ही नहीं चलता कि हम 36% है, ये इतने हैं। तो जो लोग भी बोल रहे हैं कि करेंगे और देंगे, वो तो देर हमारी ही है। तो दे तो वो रहे हैं ना भाई। आपने नहीं, नीतीश जी ने कहा दिया, बीजेपी ने कहा दिया 36% हिस्सेदारी, जरा बता दीजिए। ये तो अभी हुआ ना, उसके बाद तो ये पहला चुनाव हो रहा है। वोट तो पहले भी लेते थे। वोट तो देखिए सब लोग लेते हैं। जो वोट ले रहे हैं, आप एक बात बताइए, जो लोग पहले भी हैं, जो यहाँ की रीजनल बड़ी पार्टियां हैं, वो वोट ले रहे हैं और ईबीसी को राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष भी बना दे रहे हैं। लेकिन दुनिया को पता है कि जब सीएम बनने की बारी आएगी तो वहां तो ईबीसी नहीं बनेगा। अगर आप इशारा कर रहे हैं मंगनी लाल मंडल की तरफ, जो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, वो भी ईबीसी से आते हैं। पर्सनल किसी पर नहीं होना चाहता, लेकिन आप भी समझ रहे हैं। लेकिन ये दुनिया को पता है कि एनडीए की सरकार में इनको मिला है, तो ये जो चुनाव आ रहा है, इनकी भागीदारी स्वाभाविक रूप से बढ़ेगी। और ये कराने का मकसद यही था। देखिए, हम भी कह रहे थे कि आखिर ये कराने का मकसद क्या है? मकसद तो यही था ना। इसको भेजा भी गया था, सुप्रीम कोर्ट ने टर्न डाउन कर दिया कि भाई ये सबसे ज़्यादा पिछड़े समाज के लोग हैं, ये मुख्य धारा में आगे आए और पॉलिटिकल इनकी एफिलिएशन बढ़े और पॉलिटिकल इनकी भागीदारी बढ़े। यही तो सब लोग बात कर रहे हैं। तो आप कैसे समझ रहे हैं कि ये पॉलिटिकल भागीदारी एनडीए नहीं बढ़ाएगी? आपने कैसे कर लीजिएगा? देखिए, प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हम 70-76 देंगे, जो आबादी है उसके हिसाब से उम्मीदवार देंगे। क्या बीजेपी दे देगी? क्या जेडीयू दे देगा? क्या आरजेडी दे देगा? देखिए, बीजेपी और जेडीयू अलग अलग तो नहीं है। सीटें तो 273 दोनों मिलकर देंगे प्रशांत किशोर के बराबर। सीटें तो 273 ही है। तो आप कैसे समझने के नहीं देंगे? और पहले भी देते रहे हैं। और अब चौरसिया जी, कभी भी एनडीए ने 36% जो ईबीसी है उसको प्रॉपर भागीदारी नहीं दी मैं है। आपकी बात से सहमत हूं, पर नहीं पहले मिला है। लेकिन मैं मानता हूं कि इस बार भागीदारी इसलिए भी लोग देंगे क्योंकि सबको चुनाव जीतना है और हमने सर्वे इसीलिए कराया है। तो जो सर्वे कराया गया है उसी के हिसाब से हर पार्टी सोच रही है। ये तो समय आने पर आपको पता चलेगा, नहीं पहले ही थोड़ी बता दिया जाता है कि हम क्या करेंगे। तेजस्वी यादव की मुश्किल भी प्रशांत किशोर बढ़ा चुके हैं। वो कह रहे हैं कि आप 18% मुसलमानों का वोट लेते हैं और सत्ता में भागीदारी नहीं है, उनको टिकट नहीं देते हैं, यादवों को सबसे ज़्यादा टिकट देते हैं, ये नहीं चलेगा। हम तो देंगे 45 मुसलमान को टिकट। कहाँ से तेजस्वी यादव 45 मुसलमान को टिकट दे देंगे? देखिए, ये समस्या तो बिहार में रही है। इसमें कोई कौन बोल रहा कौन नहीं है तो आपको भी जानकारी है कि सत्ता सबको चाहिए, लेकिन जिसकी जितनी हिस्सेदारी है वो देंगे नहीं। लेकिन मैं मानता हूं कि इस बार सभी लोग इस बात पर विचार करने लगे हैं कि सर्वे के बाद अब किसी के पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है। सर्वे के बाद ऑप्शन छोड़ा ही नहीं माननीय नीतीश कुमार जी ने कि भाई आपको भी ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो उस समाज के लोग कभी भी माफ नहीं करेंगे। माफ क्या करेंगे? आपके खिलाफ वोट करेंगे। उनको जो हिस्सेदारी देगा, भागीदारी देगा, उसके साथ खड़े हो जाएंगे। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं और होना भी चाहिए। पिछले चुनाव में आपने देखा कि कुशवाहा को एनडीए से टिकट नहीं मिला।
देखिए प्रदेश अध्यक्ष थे कुशवाहा, लेकिन एनडीए ने कुशवाहा को टिकट ही नहीं दिया, कहीं एक दो छोड़ दीजिए तो। महागठबंधन ने 7 कुशवाहा को चुनाव लड़ाया, उसका फायदा मिला कि नहीं मिला? इस बार भी महागठबंधन और जनसुराज ज्यादा अति पिछड़ा को लड़ा देगा तो उसका नुकसान होगा कि नहीं, एनडीए को ही बताइए। ये आप कैसे समझ रहे हैं कि एनडीए अति पिछड़ा को ज्यादा नहीं लड़ाएगा? ऐसा नहीं है। कुशवाहा को टिकट तो हमारे यहां से भी दिया गया था, हमारे गठबंधन में। कुशवाहा लड़े थे, जरा क्यों? बता दीजिए। सुनील कुशवाहा जीत के आए, वो तो भी कुशवाहा ही है, आपको मालूम है, वाल्मीकि नगर से। उपेंद्र कुशवाहा लड़े, ठीक है, तो हार गए ना। तो हाँ, और मुझे लगता है दो और एक कुशवाहा को और दिया एक गया था। कुशवाहा लड़े आपका यहाँ से सिवान से। हाँ, सिवान से भी कुशवाहा लड़े। 3 तो ऐसे कर सकते। 3 हाँ, तो देखिए, अगर आप करिएगा भागीदारी की बात, तो जो परसेंटेज है उसके अनुसार कम हमने कहाँ दिया? कुशवाहा को 3 दिया, तेजस्वी ने 7 वो दिया। अलग बात है, आप ऐसे ही दे दीजिए, वो अलग बात है। 7 दे के जिताया कितना? 1। नहीं, हाँ, 2 जीते। 1 ही तो जीते हैं ना। नहीं, आप देख लीजिए, उपेंद्र कुशवाहा को भी माले ने हराया। अच्छा, माले ने हाँ, जीता है, उनके भाई 1 तो जीते, 1 महागठबंधन ही है ना। हाँ, आरा में भी आरके सिंह को माले ने हराया। हाँ, माले नहीं तो कुशवाहा वोटर जो पारंपरिक वोटर था आपका, भाई छिटका ना आपसे, तो अति पिछड़ा क्यों नहीं छिटक जाएगा? अभी तक तो आप ही के साथ खड़ा था, आप ही के लिए वोट दे रहा था, लेकिन अब तो वो कह रहा है कि नहीं भाई हमारी भागीदारी फिक्स करो, नहीं तो हम भी अब इस बार नहीं साथ आने वाले हैं। हाँ, मैं तो आपको पहले ही बोल दिया कि देखो, सब जगह ये विचार किया जा रहा है और सब लोगों की मजबूरी भी है, और मैं मानता हूं कि मजबूरी नहीं, सब लोगों को खुले दिल से स्वागत भी करना चाहिए। जिसकी जितनी आबादी है सितार दीजिए। नहीं, सर्वे हमने ही कराया है, सर्वेक्षण हम इसी के लिए कराए हैं। जब तक उसी भागीदारी नहीं बढ़ेगी तो अपने समाज के बीच में जा करके उनका उत्थान कैसे करेगा? और राजनीतिक भागीदारी तो जरूरी है। राजनीतिक भागीदारी भी इसलिए जरूरी है कि वही जरूरी है। आजकल जो समाज में काम करना है, तो जो ताकत राजनीति में है वो ताकत बाहर रह के आप नहीं दिखा सकते हैं, और इसीलिए आप देखते हैं कि मंत्रिमंडल भी बनता है तो ये स्वाभाविक रूप से कोशिश होती है कि भाई उस समाज के लोग लाया जाए। लेकिन मैं मानता हूं कि एनडीए ने सर्वेक्षण कराया है, और आप देखिएगा, सबसे अगर सही ढंग से टिकट वितरण होगा तो एनडीए में होगा, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं। चौरसिया जी, आप चौरसिया समाज से आते हैं, उसके बड़े चेहरे हैं, ये बताइए, आपके समाज में भी पहले कभी आवाज़ नहीं उठती थी, अब आवाज़ उठने लगी है। जितने आप देख लीजिए, बनिया समाज को माना जाता है कि एकदम पारंपरिक वोटर है बीजेपी का, कहीं नहीं जाएगा, लेकिन वो भी अपनी हिस्सेदारी मांगने लगा है। तेजस्वी यादव बनिया नेताओं को आगे बढ़ा रहे हैं, ये तो संभारी कोशिश कर रहे हैं, तो कि बीजेपी कैसे बचाएगी अपना किला, अपने पारंपरिक वोट बैंक को? तो अजीज बनिया की बात करें तो वही तो मैं आपको बताया, जो हम लोग बनिया थे, अब तो ईबीसी में हमने उसको ला दिया, जो बहुत पिछड़े हुए लोग थे, तो वो अब बीबीसी की इसीलिए हम लोग बात करते हैं। और वैश्य समाज तो वैश्य समाज, हम वैश्य है तो वैश्य तो है ही, लेकिन अब ईबीसी में आ गए तो ईबीसी हो गए। और पिछड़ा हुए, अति पिछड़ा हो गए। जाति तो बदलती नहीं है। देखिए, जाति और परिवार और देश, ये तो जहां पैदा हुए रहेगा वो तो नहीं बदल सकता ना। जाति तो बदल नहीं सकता, धर्म बदल सकता है। धर्म स्वतंत्र आदमी बदल सकता है, लेकिन माँ बाप, जाति और देश, जगह कहिए, वो नहीं बदल सकते। वो कहाँ से बदल देंगे? हाँ, लेकिन अभी एनडीए के राज में जो विकास हुआ है, इसको देखते हुए, देखिए, इसमें मैं अतिशयोक्ति नहीं मान रहा हूं, क्योंकि ये पहले से लोगों को मालूम है, पहले ये नहीं पता था कि किसकी कितनी संख्या है, उसके अनुसार कोई भी किसी को टिकट दे देता था। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्यमंत्री को और एनडीए की सरकार को कि इन्होंने देश में पहला एक्सपेरिमेंट किया। सिर्फ इसी पर पहला एक्सपेरिमेंट नहीं किया है, देखिए, आपको मानना पड़ेगा कि जो 50% का रिजर्वेशन हमने शुरू किया वो पूरा देश देने लगा स्थानीय निकाय में, और जो मोदी जी ने 33% महिलाओं का रिजर्वेशन का प्रावधान रखा पार्लियामेंट में, आज देखिए सबसे ज़्यादा महिलाएं कहीं आकर्षित हैं तो एनडीए की तरफ है। इसीलिए मैं आश्वस्त हूं कि महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ेगी और अति पिछड़ों की भागीदारी भी बढ़ेगी, और फिर से एनडीए की मजबूत सरकार बनेगी। तो प्रशांत किशोर का डर दिख रहा है? नहीं, बात डर की नहीं है, तो ये बात मैं पहले से करते रहा हूं। देखिए, राजनीतिक पार्टी कोई बनाए, कोई प्रचार करे, तो इससे तो आपको चिंता की नहीं होना चाहिए। इसलिए अब कोई यात्रा निकाल रहा है, हमारे भी तो यात्रा निकलते रहते हैं, हम भी अपना काम कर रहे हैं। काम करने के पॉलिटिकल फ्रंट पर तरीके अलग अलग हैं। जो सर्वे आ रहे हैं चौरसिया जी, वो चिंता बढ़ाने वाले हैं एनडीए के, तेजस्वी यादव के भी। तेजस्वी का ग्राफ गिर रहा है, नीतीश जी का ग्राफ 18 पर टिका हुआ था, वो भी नीचे आ गया, प्रशांत किशोर ऊपर जा रहे हैं, ये क्या संकेत है? देखिए, अभी कौन सा सर्वे है हमको नहीं मालूम है, सी वोटर का। देखिए, सी वोटर
वोटर का जो सर्वे है ये तो व्यक्ति पर सर्वे है, ये पार्टियों पर सर्वे नहीं है, व्यक्ति पर है। ये पार्टियों पर सर्वे नहीं। पसंदीदा जो बनेगा उसी की जीत होगी। व्यक्तियों का ऊपर नीचे होते रहता है, लेकिन मैं मानता हूं कि चुनाव की रणनीति जो बन रही है ये तब होगा जब टिकट बंटवारा हो जाएगा, तो जो आप बात बोल रहे हैं ना तब इसका रेलिवेंस होगा। अभी तो आप गेस करके बोल रहे हैं ना कि इन्होंने ये बोल दिया, उन्होंने वो बोल दिया, उन्होंने इसको अध्यक्ष बना दिया, उन्होंने इसको बना दिया। इसकी बात नहीं है। जनता सब देख रही है कि कौन किसको कितनी भागीदारी दे रहा है, उसके अनुसार जनता का मूड भी बदलेगा। क्योंकि सर्वेक्षण के बाद ये पहला चुनाव है और हर पार्टी को इसकी चिंता है, और खासकर एनडीए को इसकी इसलिए ज्यादा चिंता है कि चूंकि सर्वेक्षण हमने ही कराया है। नहीं, प्रशांत किसको नुकसान पहुंचा रहे हैं ज्यादा, एनडीए को कि महागठबंधन को? ये बता दीजिए ईमानदारी से। देखिए, अब ये डिपेंड करता है कि उनको कहां से कैसे कैंडिडेट है, कौन वोट देता है, कौन नहीं देता है। तो ये किसी के बारे में आप नहीं कह सकते कि कोई व्यक्ति ले रहा है तो एक ही समाज का वोट ले रहा है, एक ही आदमी को नुकसान पहुंचा रहा है। बात नुकसान की नहीं है। प्रशांत किशोर तो सबके वोट में काट रहे हैं। वोट का तो बंटवारा होता ही है ना, पार्टियां बनेगी तो बंटवारा नहीं होगा। आप देखिए तो बाई इलेक्शन में भी वो तो चुनाव लड़े थे, उन्होंने वोट तो काटा, लेकिन चारों सीट हम जीत गए थे, ये तो आप नहीं कह सकते। उनके चलते जीत गए आप, फायदे में रहे। हाँ, तो फायदे में लेकिन अभी घाटे में भी जा सकते हैं, क्योंकि बीजेपी के वोट बैंक में संधवारी वो कर रहे हैं। ये तो आप गेस कर रहे हैं ना। जब वोट बंटता है तो आप देखिए, इंडिपेंडेंट भी कोई लड़ जाता है और वोट लाता है, तो आप देख लीजिए उसको समाज के हर व्यक्ति का वोट मिलता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की पर्सनालिटी कैसी है, उसकी छवि कैसी है। तो ये छवि कोई एक जात नहीं बनाती है। अब जैसे मैं हूं, मैं ईबीसी हूं, क्या मैं ईबीसी से जीतता हूं? नहीं, आपने कहा आपकी व्यक्तिगत छवि भी है। मैं 4 बार ईबीसी से जीता। मान लीजिए जो फॉरवर्ड क्लास के, खाली फॉरवर्ड क्लास से जीतते हैं, वो एक तो पार्टी है, एक तो पार्टी है। अब पार्टी के अलावा एक व्यक्तिगत छवि भी होती है जो कुछ परसेंटेज वोटों को अपने पक्ष में कर लेती है। तो मैं मानता हूं कि ये दोनों चीजें पार्टी देख करके करी। कोई भी पार्टी ये गलती नहीं करेगी कि कोई डमी कैंडिडेट को दे दे और कहे कि पार्टी के बल पर जिता दो, क्योंकि जो लड़ाई सामने आपको दिख रही है, हम आपको पहले भी बताते थे कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी लड़ाई को छोटा नहीं मानती। आप देखते हैं कि विधानसभा का चुनाव हो, कॉरपोरेशन के चुनाव में हमारे बड़े बड़े नेता चले जाते हैं, ये दूसरे पार्टी में आप नहीं देखिएगा। तो हम जब चुनाव के रण में आप हैं तो उसको हल्के से नहीं ले सकते, और खासकर अपने प्रतिद्वंदी को कभी हल्के से नहीं लेना चाहिए। ये इसका नियम है, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी सक्सेसफुल हुई है कि इतने सालों से जनसंघ से चल के, भले हमको 5% ही वोट आता था, 10,000 ही वोट आता था, लोकसभा में 1 लाख भी नहीं आता था, फिर भी हम लगे रहे कार्यकर्ताओं के बल पे। और खास करके जो संघ में कमिटमेंट है, जो वहाँ कमिटेड का, जिनको कुछ नहीं चाहिए, वो समाज के लिए हैं, उनका जब समर्थन मिला बीजेपी को, तो वो एक बूस्ट का काम किया। अब बीजेपी बहुत तेजी से आगे बढ़ी। लेकिन एक बात मानिएगा कि नहीं, कि जो दूसरे दलों से लोग आए उनको अहम भूमिका आपके दल में मिली, आपकी पार्टी में मिली, और आप लोग जीवन भर बीजेपी के लिए करते रहे, लड़ते रहे, मरते रहे, और एक बार चिराग पासवान के साथ उनके पार्टी से चुनाव लड़ गए तो आप लोग दुश्मन नजर आने लगे बीजेपी को। नहीं, देखिए, ये परिस्थितियों का सवाल है, परिस्थिति बनती है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में भी दूसरे पार्टी से आते थे, ऐसा थोड़ी कि बीजेपी में ही दूसरे पार्टी से आ रहे हैं, ऐसा थोड़ी कि नीतीश जी के पास दूसरे पार्टी से नहीं आ रहे हैं, ऐसा थोड़ी कि आरजेडी से दूसरे पार्टी में नहीं गया और वहाँ दूसरे पार्टी के लोग नहीं जा रहे हैं। ये तो देखिए, राजनीति भी, आजकल की राजनीति जो है वो कमिटमेंट का नहीं रहता है, सुविधा का खेल हो गया, जिसको जहाँ सुविधा होती है। क्यों? जहाँ फायदा ज्यादा हो। देखिए, पहले भी अगर सिद्धांत के रूप में आप बात करें तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सिद्धांत से कभी समझौता नहीं होता था, लेकिन धीरे धीरे इसका भी ह्रास हुआ। मैं मानता हूं इस बात को। धीरे धीरे उसके कारण बहुत सारे होंगे, ये नहीं कि उसी व्यक्ति की गलती है, उसके कारण परिस्थितियों का है। तो अब बैक मत जाइए, अब वो परिस्थिति नहीं है। नहीं, आपको जो जाति जनगणना हुई है उससे तो बड़े बड़े नए छत्रप पैदा होंगे हर जाति के, भाई जनसंख्या का आंकड़ा आ गया। देखिए, व्यक्तिगत छत्रप से कोई फायदा नहीं होता, मैं नहीं इसको मानता। क्यों? कि एक जाति के एक छत्रप पैदा हो करके वो चुनाव नहीं जीता सकते। चुनाव को प्रभावित कर सकते। जाति के नाम पर कोई नेता बने तो कभी बड़ा नेता नहीं बन सकता। समूह का नेता ही, देखिए, भारतीय जनता पार्टी कभी जात की राजनीति क्यों नहीं की? अगर जात की राजनीति भारतीय जनता पार्टी की होती, जात की राजनीति और जातियों पर
संघ के कार्यकर्ता खड़े होते तो आज हम पावर में नहीं होते और देश में जो 11 साल से सरकार है, पहले 6 साल अटल जी की सरकार रही और सभी प्रदेशों में, मैक्सिमम प्रदेश में हमारी सरकार है, ये किसी एक जाति से नहीं हो लेकिन सकता। अभी एक बात तो मानेंगे, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को जाति के रूप में समाज भी नहीं देखता है। लेकिन एक बात तो आप मानेंगे कि प्रशांत किशोर के जन स्वराज के आने से तस्वीर बिल्कुल धुंधली हो गई है, साफ नहीं है कि कौन सरकार बनाएगा, कौन हारेगा, कौन जीतेगा। देखिए, बीच बीच में तो हर जगह पार्टियों का उदय होता ही है और उनको वोट भी आते हैं। हाँ, धीरे धीरे उनका प्रभाव भी बढ़ता है, इसे हम डिनाई नहीं करते हैं और हर जगह ऐसा ही हुआ है। हम भी तो कभी छोटी पार्टी से बड़ी बने थे, हमारी पार्टी भी तो कभी शुरू हुई थी ना। प्रशांत किशोर भी बड़ी पार्टी बन सकते कभी हैं। शुरू हुई थी, जनता दल बनी, वो भी शुरू हुई, जनता पार्टी बनी, शुरू हुई, वो भी समाप्त हो गई। अरविंद केजरीवाल आए, शुरू हुए, वो भी समाप्त हो गए। तो जो समूह को लेकर चलता है, संगठन जिसका मजबूत होगा। देखिए, एक बात मैं आपको कह देता हूं कि जब 1984 में 2 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती थी, मैं 86-87 में जेएनयू चला गया था और मैं एबीवीपी में काम करता था। एक किस्सा आपको मैं 1 मिनट में सुना रहा हूँ। तो हमारे जो प्रोफेसर थे, मैं फिर डायरेक्ट एमफिल से डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन ले लिया फिजिक्स में। तो हमारे जो गाइड आए थे वो आए थे जर्मनी से। तो उनको पता चला, मैं क्लास करना करीब छोड़ दिया, भारतीय जनता पार्टी ऑफिस में रहता था और हॉस्टल खातिर मैं वहाँ था क्योंकि 1 साल कोई निकाल नहीं सकता था। तो एक दिन वो मुझे बुलाए कि भाई तुम 2 बार 3 बार जेएनयू में एडमिशन ले लिए, पीएचडी कर रहे हो, तुमको मैं जर्मनी भेजना चाह रहा हूँ, अमेरिका भेजना चाह रहा हूँ, आप आते नहीं हो, क्या बात है, सच बात मुझे बता दो, कुछ बात होगी तभी तो, क्योंकि आप पर इतने मेहनत किया जा रहा, आप इतने मेरिटोरियस छात्र, तभी तो जेएनयू में आए हो। तो मैं क्या कहता भाई, एक प्रोफेसर, क्योंकि वहाँ फ्रेंडली हो जाते हैं लोग जब पीएचडी करेंगे तो इस तरफ। हम बोले कि सर देखिए, मैं राजनीति करता हूँ। तो बोले हैं, किस पार्टी का? तो बोले कि बीजेपी का। तो माथा पकड़ लिए, कहते हैं बीजेपी इज फिनिश्ड, ओनली 2 MPs सी बोले। तो मैं तो कहते हैं अरे राजनीति करना है तो चलो, मैं राजीव गांधी से बात कर लेता हूँ। हमने, आप कैसे जानते हैं? बोले राजीव गांधी ही मुझे जर्मनी से यहाँ लाए हैं, फिजिक्स डिपार्टमेंट खुलवा करके, उन्होंने ही खुलवाया, मैं पहला बैच का पहला आदमी था, पहले तो इन्वायरमेंटल में था। तब मेरे मुंह से निकला कि सर ये 2 सांसद देख के मत आप सुनिए, बीजेपी के पास एक तो संघ का संगठन और सब बीजेपी के लोग संघ प्रचारक से ही निकले हैं और ये संगठन जो है गांव-गांव तक है। अगर कांग्रेस को कोई भी पार्टी रिप्लेस करेगी तो दैट इज बीजेपी। उस समय कहा जब दो एमपी थे, 88 में, 87 में कहा उनको, 87-88 में बीजेपी विल रिप्लेस कांग्रेस इन फ्यूचर। तो उनको भरोसा नहीं हुआ, बोला कि यू आर सो कॉन्फिडेंट। हमने, सर मैं तो राजनीति में हूं तो मैं समझ रहा हूं ना कि संगठन से चलता है। ये तो एक वेव था इंदिरा जी के हत्या का, जिसके कारण ऐसा आप देख रहे हैं। तो हमारा संगठन पूरे गांव-गांव तक फैला है, पूरे प्रदेश में है, जो किसी भी पार्टी का नहीं। कम्युनिस्ट भी 2-3 प्रदेश में है। तो आखिर बीजेपी ही विकल्प बन सकती है कांग्रेस की। और देखिए, उसके जस्ट 9 साल बाद 96 में अटल जी शपथ लिए। उसके बाद प्रोफेसर मुझे बुलाए, वह शाबाशी दिए कि अच्छा तुमको कैसे पता था? हमने, सर पता की बात नहीं है, जो संगठन होगा वही तो। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, पार्टियां आती है चली जाती है, जो संगठन वाला है वो बचा रहेगा। आज कांग्रेस क्यों कमजोर हुई? आप देखिए ना, इतने साल राज करने के बाद, आजादी के बाद की लेगेसी के साथ कांग्रेस के पास संगठन नहीं था, बिखर गई समय आने पे। जेडीयू के पास भी संगठन नहीं है। नहीं, जेडीयू के पास ऐसा नहीं कर सकते हैं, बिहार में तो संगठन है, बीजेपी के संगठन के सहारे ही चलते। आरजेडी के पास भी संगठन है, क्योंकि इतने दिनों में उन्होंने भी बनाया है। ये देखिए, इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि हम मान लें उनके पास कुछ नहीं है, हम ही सब है, ऐसा नहीं है। उनके भी संगठन है, बनाया है उन्होंने भी। हमसे तो बहुत लोग सीख के संगठन बनाए हैं जी। आपके पास तो कोई सीएम का चेहरा भी नहीं है भाई। देखिए, अब बीजेपी में कहाँ कभी चेहरा होता है, आपको तो पता है। बीजेपी तो समुंदर है, बीजेपी में चेहरा होता है। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व तय कर लेगा कि किसको आगे रखना है, किसको क्या करना है, कौन आगे संभालेंगे। देखिए, वहां नेता तैयार किया जाता है और उस सिद्धांत से समझौता भी नहीं करते हैं। देखिए, शुरू से हम लोग एबीवीपी से आए, जैसे शाखा से आए, तो एक सिद्धांत के तहत आए ना। अब बताइए ना, जब 2 पार्टी थी, 2 सांसद था, तो क्या जरूरत था लोगों को ज्वाइन करने? बीजेपी सब छोड़ देते, लेकिन कोई संगठन का आदमी नहीं छोड़ता है। हाँ, जो उस लोभ में आए थे, जिनको चुनाव लड़ना था, वो छोड़ते हैं। उसके बाद भी देखिए, मैं चुनाव कब लड़ा, ये बात 87 की बोल रहा हूं, मैं तो चुनाव 2000 में लड़ा।
वो भी उस समय जब मैं गांव में नहीं रहता था, पार्टी के सीनियर लोगों ने बोला नहीं नहीं बहुत हो गया, युवा मोर्चा में काम कर लिया पार्टी में, आपको चुनाव लड़ना है। हमको जबरदस्ती भेजा गया, मैं ईमानदारी से कहता हूँ। इस बार भी आपको पार्टी भेज रही है ना चुनाव मैदान में? अब पार्टी तय करेगी भाई, मैं 4 बार रहा हूं तो पार्टी को तय करने दीजिए। उस समय भी तो पार्टी नहीं लड़ाया था, कोई दूसरे लोगों ने थोड़ी लड़ाया था। सासाराम से लड़ेंगे या नोखा से, कहां से लड़ेंगे? अब ये देखिए पार्टी सर्वे करा रही है, जहां से पार्टी जिसको देगी हम लोग चुनाव लड़ेंगे। आप चाहते कहां करेंगे? नहीं, दोनों ठीक है, सासाराम भी सही है, नोखा भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है दोनों में। चलिए, तो इस बार चौरसिया जी फिर से एक बार मैदान में नजर आएंगे और बीजेपी के तो बहुत फायर ब्रांड नेता रहे हैं। बीच में चुनाव लड़ गए थे एलजेपी के टिकट पर, उसको लेकर थोड़े दिन सुर्खियों में नहीं थे, फ्रंट फुट पर बीजेपी में नहीं खेल रहे थे, लेकिन अब उम्मीद कर सकते हैं कि फ्रंट फुट पर खेलते नजर आएंगे, क्योंकि अभी तो भाई जमाना ईबीसी का है और उस ईबीसी के एक बड़े चेहरे के रूप में चौरसिया जी को पूरा बिहार जानता है। हमारी भी शुभकामना है। आपको इनका साक्षात्कार कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट जरूर लिखिए। आपका सहयोग समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद।